चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं शेयर इशूड फॉर कैश। और शेयर इशूड फॉर कैश में भी हमारे पास देखिए दो मेथड होते हैं, एक लमसम मेथड है और दूसरा इंस्टॉलमेंट मेथड है। ठीक है, अब हमारा जो लमसम मेथड है उसमें हम कैसे एंट्री करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, लमसम मेथड में क्या होता है, कंपनी के जो डायरेक्टर है वो पूरे अमाउंट की कॉल करते हैं। मान लीजिए एक फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपए, ठीक है, और कंपनी पूरा 10 रुपए एक बार में मांग रही है किससे, शेयर होल्डर से। तो कंपनी जब पूरा पैसा एक बार में शेयर होल्डर से मांग रही है तो वो क्या है आपका लमसम मेथड, यानी पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी एक बार में शेयर होल्डर से मांग रही है। ठीक है, जब पूरा अमाउंट एक बार में मांग रही है तो जाहिर सी बात है कि एक बार में ही पैसा पूरा रिसीव हो जाएगा और वो उसी टाइम पे शेयर होल्डर को हम शेयर एप्लीकेशन भी मान लेंगे और वही उसका अलॉटमेंट भी हो जाएगा। तो इसलिए जब इस केस में हम जन एंट्री करते हैं तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, यहां पे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों एक साथ क्यों यूज हो रहे हैं, क्योंकि आप पूरा का पूरा पैसा एक बार में ले रहे हैं। हम यहाँ पे एप्लीकेशन का कोई अलग से पैसा मांग नहीं रहे, अलॉटमेंट का अलग से मांग नहीं रहे। तो जब पूरा पैसा एक बार में ले तो उसी में हम उसको एप्लीकेशन मान लेंगे, वही हमारा शेयर अलॉट भी हो जाएगा। यानी जो पहले कंपनी को पैसा भेज देगा उसी का शेयर हो जाएगा, उसी को कंपनी शेयर अलॉट कर देगी। आ गई बात समझ में। अब देखिए, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसका अमाउंट कैसे आता है, जो भी नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है इनटू फेस वैल्यू या फिर कॉल्ड अप वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जैसे मान लीजिए फेस वैल्यू 10 रुपए, डायरेक्टर ने पूरे 10 रुपए मांगे तो फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। कई बार क्या होता है, हमारी फेस वैल्यू 10 रुपए लेकिन डायरेक्टर कहता है कि हमें 8 रुपए चाहिए शेयर पे पूरा, तो केवल 8 रुपए चाहिए, तो 8 रुपए क्या हो गया आपका कॉल्ड अप वैल्यू। तो यहां पे फिर हम कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद जो हमारी दूसरी एंट्री होगी, दूसरी एंट्री आपकी क्या होगी, अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग नरेशन जरूर लिखना है। ठीक है, जैसे यहां आप नरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्लियर, ठीक। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, आपके पास पैसा रिसीव हो गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, अब उसे हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। कहां ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में। तो जब हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आ गई बात समझ में, क्या हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है यहां पे। अच्छा, बाय द वे शेयर आपका प्रीमियम पे इश्यू हो, कैसे इश्यू हो, प्रीमियम पे। अगर आपका शेयर प्रीमियम पे इश्यू होता है तो यहां पे टू शेयर कैपिटल के साथ और क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है। अच्छा देखिएगा, अगर प्रीमियम पे शेयर इश्यू होता है तो यहां पे जो आपका अमाउंट होगा वो फेस वैल्यू के साथ प्रीमियम ऐड करके आएगा। क्या ऐड करके आएगा, प्रीमियम ऐड करके आएगा। आ गई बात समझ में, क्लियर। और यहां पे आपका जो शेयर कैपिटल है, यहां पे क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू या फिर कॉल्ड अप वैल्यू। आ गई बात समझ में। यहां पे आप प्रीमियम को ऐड नहीं करेंगे, प्रीमियम अलग रहेगा, क्योंकि प्रीमियम की एंट्री अलग से रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। तो यहां पे आपका आएगा प्रीमियम, ये जो प्रीमियम होगा वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आएगा। क्लियर है यहां पे। तो नंबर ऑफ शेयर इनटू प्रीमियम। क्लियर, तो ये हो गया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। कोई डाउट है यहां पे, कोई प्रॉब्लम। तो अगर प्रीमियम, ये ध्यान रखिए, प्रीमियम हमेशा अलग रहता है। प्रीमियम कभी भी शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता। प्रीमियम इज अ कैपिटल गेन एंड इट इज ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस। इसे कहां ट्रांसफर किया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। आ गई बात समझ में, क्लियर। इसीलिए कभी भी शेयर कैपिटल में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये हो गई आपकी कौन से मेथड से एंट्री, लमसम मेथड से। तो लमसम मेथड में हमें केवल यही दो एंट्री करनी होती है, इसके अलावा कोई तीसरी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आ गई बात समझ में। तो ये हमारा कौन सा हो गया, लमसम मेथड। चलिए आगे बढ़े, शुरू करते हैं हम लोग कौन सा, इंस्टॉलमेंट मेथड। तो देखिए इंस्टॉलमेंट मेथड में हम क्या करेंगे, देखिए इंस्टॉलमेंट मेथड में हमारे पास अलग अलग इंस्टॉलमेंट होती है। कंपनी क्या करती है, पूरा पैसा एक बार में ना लेके शेयर होल्डर से उसको इंस्टॉलमेंट में लेती, मतलब पार्ट पेमेंट में। तो जैसे मान लीजिए हम अगर इंस्टॉलमेंट मेथड की बात करें तो मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसके शेयर की फेस वैल्यू जो है मान लीजिए ₹10 है,
तो कंपनी क्या कर रही है, शेयर होल्डर से पूरा 10 रुपए एक बार में नहीं मांग रही है, वो कह रही है कि आप पहले इसको एप्लीकेशन मनी के फॉर्म में दीजिए, फिर आप अलॉटमेंट कराइए शेयर का, उस टाइम पे पेमेंट करिए, फिर आप उसको फर्स्ट कॉल करिए, फिर फाइनल कॉल करिए। यानी कंपनी शेयर होल्डर से पूरा पैसा एक बार में नहीं मांग रही है। तो देखिए हमारे पास जो कॉल्स है वो कैसी होती है, कैसे इंस्टॉलमेंट होती है। तो जैसे कि सबसे पहली जो आपकी इंस्टॉलमेंट होती है वो होती है एप्लीकेशन मनी। क्या होता है, एप्लीकेशन मनी। ठीक है, दूसरा होता है आपका अलॉटमेंट मनी। ठीक है, फिर आता है आपका फर्स्ट कॉल। ठीक है, फिर इसके बाद आप चाहो तो सेकंड कॉल बनाओ, चाहे फाइनल कॉल, ऐसे हम कंटिन्यू करते चले जाते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने इंस्टॉलमेंट बनाई है तो इसमें हर इंस्टॉलमेंट का एक मीनिंग है। जैसे हम बात करें एप्लीकेशन मनी की, तो एप्लीकेशन मनी को हम एप्लीकेशन मनी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कंपनी जब भी शेयर होल्डर को शेयर ऑफर करती है, इनवाइट करती है कि आप आइए हमारे शेयर खरीदिए, तो कंपनी को पता नहीं ना कौन कौन शेयर खरीदने वाला है, तो पहले कंपनी कह रही है कि सभी लोग अप्लाई करिए शेयर के लिए, है ना। तो उस टाइम पे एप्लीकेशन का पैसा शेयर होल्डर से कंपनी लेती है कि आप कम से कम 3 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, जो भी है, एक कंपनी प्राइस डिसाइड करती है। तो कंपनी जब भी एप्लीकेशन मनी की वैल्यू डिसाइड करेगी, मान लीजिए यहां पे 3 रुपए है, ठीक है, तो कंपनी जब भी एप्लीकेशन की वैल्यू डिसाइड करेगी तो ये ध्यान रखिएगा कि वो जो वैल्यू है वो फेस वैल्यू के 25% की वैल्यू से कम नहीं होगी, हमेशा उससे ज्यादा ही होगी। यानी एप्लीकेशन मनी इज नॉट लेस देन 25% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से 25% कम नहीं होना चाहिए, 25% से कम नहीं होना चाहिए। फेस वैल्यू का 25% हो या उससे ज्यादा ही एप्लीकेशन मनी हमेशा होना चाहिए। आगे बस उससे कम नहीं होना चाहिए, क्लियर। अगर जैसे मान लीजिए आपकी फेस वैल्यू 10 रुपए, तो इसका मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना हो सकता है, 2.5 रुपए। भाई 10 रुपए का 25% निकालोगे तो इसका मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना हो सकता है, 2.5, है ना। तो या तो 2.5 हो एप्लीकेशन मनी या उससे ज्यादा हो, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। हालांकि क्वेश्चंस में आपको मिल जाते हैं, बट एज पर सेबी गाइडलाइन एप्लीकेशन मनी कभी भी फेस वैल्यू के 25% से, कितने से, 25% से कम नहीं होना चाहिए। आ गई बात समझ में, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट। फिर आता है आपका, इसमें अब एंट्री की बात करें, अगर हम इसमें जन एंट्री की बात करें एप्लीकेशन मनी, तो जन एंट्री कैसे होगी। तो देखिए एप्लीकेशन मनी में दो चीजें हैं, एक तो कंपनी शेयर रिसीव करती, पहले रिसीव्ड, देन उसके बाद कंपनी क्या करती है, ड्यू की एंट्री करती है। ड्यू यानी ट्रांसफर। आ गई बात समझ, क्लियर। तो देखिए एप्लीकेशन के केस में हम पहले रिसीव करते हैं देन ट्रांसफर करते हैं। बाकी के जो कॉल्स है, अलॉटमेंट हो या फर्स्ट कॉल हो या फाइनल कॉल हो, सभी में हम क्या करते हैं, पहले ड्यू करते हैं, देन हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। आ गई बात समझ, क्लियर है यहां पे, कोई डाउट। तो यहां पे हम पहले ड्यू कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, और यहां पे भी हम क्या करेंगे, पहले ड्यू करेंगे एंड देन रिसीव करेंगे। आ गई बात समझ, क्लियर। अब ध्यान देना, जो आपका अलॉटमेंट मनी है, कंपनी जो अलॉटमेंट मनी है वो कब मांग सकती है शेयर होल्डर से, जब एप्लीकेशन आ जाएगा उसके बाद ही तो शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा। कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया कि इतने लोगों को कंपनी के शेयर चाहिए, तो कंपनी जरूरी थोड़ा सबको शेयर अलॉट कर दे, जितनों को कंपनी शेयर अलॉट करेगी केवल उनसे ही अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा। आ गई बस समझ। और जितने लोगों को कंपनी नहीं शेयर अलॉट करेगी, उनका अगर एप्लीकेशन का पैसा आ चुका है तो कंपनी उनका एप्लीकेशन का पैसा वापस भी करेगी। आ गई बस समझ। अच्छा, एक ध्यान रखना, कंपनी अलॉटमेंट का पैसा कब मांग सकती है, जब कंपनी मिनिमम 90%, क्या है, मिनिमम 90% ऑफ इशूड शेयर का एप्लीकेशन रिसीव हो। कितना एप्लीकेशन रिसीव हो, मिनिमम एप्लीकेशन कितना रिसीव होना चाहिए, 90% ऑफ इशूड शेयर। इशूड शेयर कहने का मतलब है जितने शेयर हमने पब्लिक को ऑफर किए थे, जितने शेयर हमने पब्लिक को ऑफर किए थे, उससे अगर 90% तक का एप्लीकेशन आ गया है तो कंपनी शेयर अलॉट कर सकती है।
लेकिन अगर 90% से कम एप्लीकेशन आया है तो कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती। मान लीजिए हमने एज्यूम किया कि कंपनी के पास जो इशूड शेयर है, क्या है, मान लीजिए कंपनी का जो इशूड शेयर है, इशूड शेयर है मान लीजिए 1 लाख, कितना है, यानी कंपनी जो है पब्लिक को 1 लाख शेयर ऑफर कर रही है। कितने शेयर ऑफर कर रही है? 1 लाख। कंपनी पब्लिक को कह रही है कि आप हमारे 1 लाख शेयर खरीदिए, तो कोई जरूरी थोड़े सारे लोग खरीदने आ जाएंगे, सारे शेयर बिक जाए। कंपनी के पास एप्लीकेशन आया मान लीजिए 89,000 शेयर का, कितने का आया, 89,000 शेयर का क्या आ गया, एप्लीकेशन मनी। तो क्या कंपनी शेयर अलॉट कर सकती है? नहीं कर सकती उस केस में। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है कि जो अलॉटमेंट है, ठीक है, वो कब होना चाहिए, व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड is 90% or more of issued शेयर। इशूड शेयर का 90% हो या उससे ज्यादा हो, तभी कंपनी शेयर को अलॉट कर सकती है, यानी तभी कंपनी शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मनी मांग सकती है। उससे पहले कंपनी शेयर का अलॉटमेंट मनी नहीं मांग सकती। आ गई बात समझ में? अब जैसे यहां पे 89,000 का एप्लीकेशन आया है, कितने का एप्लीकेशन आया, 89,000 का एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है, तो क्या कंपनी शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का पैसा मांग सकती है? नहीं मांग सकती। लेकिन अगर कंपनी का यहां पे 89 की जगह क्या हो जाए, 99,000 शेयर का एप्लीकेशन आया, कितना है, तो 99,000 तो 90% से क्या है, ज्यादा है ना। 1 लाख का 90% तो 90,000 आता है, लेकिन वो ज्यादा एप्लीकेशन आया, तो वो पैसा हम उसको शेयर का अलॉटमेंट का पैसा कंपनी मांग सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो? या तो 90,000 हो या 90 से ज्यादा हो, ठीक है, तभी कंपनी अलॉटमेंट का पैसा शेयर होल्डर से मांग सकती है। उससे पहले शेयर होल्डर से पैसा हम अलॉटमेंट मनी का नहीं मांग सकते। आ गई बात समझ? यहां तक कोई डाउट है? अब अगर अलॉटमेंट का पैसा कंपनी ने मांगा, समझ रहे कि नहीं, मांगा, अब मांगने पे हमें पता चल रहा है कि जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है वो क्या है, 89,000 है, तो क्या कंपनी मांग सकती है अलॉटमेंट का पैसा? नहीं मांग सकती। मांगेगी कब? जब 90,000 हो या 90% हो, किसका, इशूड शेयर का 90%, तभी अलॉटमेंट का पैसा कंपनी मांग सकती है। लेकिन अगर बाय द वे एप्लीकेशन रिसीव 90% की कंडीशन से कम है, ये जो 90% की कंडीशन है इसे हम क्या कहते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड इज 90% ऑफ इशूड शेयर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, जब इशूड शेयर का 90% आपका क्या होगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा। यानी कंपनी को शेयर अलॉट करने के लिए मिनिमम 90% शेयर को एप्लीकेशन रिसीव करना पड़ेगा। अगर कंपनी के पास मिनिमम 90% का एप्लीकेशन आया है तभी कंपनी शेयर अलॉट कर सकती है। आ गई बस, क्लियर है यहां पे? अब क्या है यहां पे, बाय द वे 90% की कंडीशन नहीं पूरी हो पाई, नहीं फुलफिल हुआ। मान लीजिए अब शेयर होल्डर ने केवल अप्लाई किया यहां पे कंपनी के पास 80,000 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए अप्लाई किया, 80,000 के लिए। अगर 80,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो क्या करेंगे, अब तो कंपनी तो अलॉटमेंट का पैसा मांग नहीं सकती शेयर होल्डर से, तो कंपनी क्या करे, कंपनी को जितना भी एप्लीकेशन पैसा मिला है इस 80,000 शेयर पे वो वापिस करना होगा। क्या करना होगा, वापिस करना होगा। कितने दिन के अंदर, 130 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? और ये 130 दिन कब से शुरू होते हैं, जिस डेट को कंपनी ने शेयर पब्लिक को ऑफर किए थे उस डेट से 130 दिन जिस दिन पूरे होंगे उस दिन कंपनी को वो पूरा 80,000 का एप्लीकेशन का पैसा वापिस करना होगा। और अगर कंपनी वापिस नहीं कर पाई 130 दिन के अंदर वो पैसा, तो कंपनी को 15% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहां पे? पिछले बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स में कि कोई भी कंपनी अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरी नहीं करती है तो कितने दिन में पैसा रिफंड करेगी शेयर होल्डर को, 130 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जिस डेट पे इशू किया गया था उस डेट से 130 दिन होने चाहिए। आ गई बात समझ? क्लियर है यहां पे? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? चलिए, और यह भी पता होना चाहिए कि ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंडीशन
कितने दिन के अंदर पूरी हो जानी चाहिए? 90% शेयर कितने दिन के अंदर आ जाने चाहिए पूरे? 120 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? जिस डेट पे इश्यू किया था उस डेट से 120 दिन के अंदर पूरा एप्लीकेशन आ जाना चाहिए 90% या उससे ज्यादा। अगर 90% नहीं आया उतने दिन के अंदर तो अगले 10 दिन के अंदर ये पूरा पैसा वापस भी करना है, तभी तो 130 दिन हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई डाउट है? चलिए अब आगे आते हैं हम लोग इसकी जर्नल एंट्री पे। ठीक, ये अलॉटमेंट वाला क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम इनकी जर्नल एंट्री देखते हैं। क्या देखते हैं? जर्नल एंट्री। आप जब रिसीव की एंट्री करोगे तो क्या एंट्री होगी? पहले हम पैसा रिसीव कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है ना कंपनी के पास, तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ये रिसीव की एंट्री हो जाएगी। अब ड्यू की एंट्री क्या होगी? ड्यू की एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल एंट्रीज है। ठीक है, एग्जाम में अगर आप एंट्रीज भी सही लिख के आएंगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिलेगा। आ गई बात समझ में? क्लियर? वो अलग बात है कि मैं नहीं देता मार्क्स, ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम आपको देता है, बोर्ड में ये मार्क्स मिलते हैं, स्टेप मार्किंग होती है। डेट शीट आ गई है और एग्जाम होंगे। तुम्हारे जैसे लोग जो ये सोच के बैठे हैं ना कि कोरोना बढ़ जाएगा और फिर एग्जाम नहीं होंगे, ये गलतफहमी में जीना छोड़ दो। ठीक है, तुम्हारे जैसे लोग तो अपना भविष्य खराब करना चाह रहे हैं। अब आते हैं अलॉटमेंट के केस में भी हमारी पहले ड्यू की एंट्री होगी। ऐसा क्यों हो रहा है कि यहां पे हम पहले रिसीव कर रहे हैं और यहां पे ड्यू कर रहे हैं? क्योंकि यहां हमें एप्लीकेशन का पता नहीं था ना कि कौन कौन अप्लाई कर रहा है, इसलिए यहां पहले रिसीव हुआ देन ड्यू हुआ। और यहां पे अब हमें पता है कि किसको किसको शेयर अलॉट करना है, तो हम पहले क्या करेंगे? ड्यू करेंगे। पहले ही हम उतना अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। आ गई बात समझ में? देन हम उसको रिसीव करेंगे। तो यहां पे ड्यू की एंट्री क्या होगी आपकी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर आते हैं हम लोग, अब इसकी रिसीव की एंट्री क्या होगी? बहुत सिंपल एंट्री रिसीव की क्या होगी? पैसा आएगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आ गई बात समझ? क्लियर? बोलो। फुर्ती में जाओ और आओ। फिर इसके बाद आपका ड्यू है। फर्स्ट कॉल में एंट्री क्या होगी आपकी? पहले ड्यू की होगी देन रिसीव की। यानी देखा जाए तो केवल एप्लीकेशन के टाइम पे ऐसा होता है कि पहले रिसीव होता है देन ड्यू होता है। बाकी सभी कॉल में, अब चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल हो, चाहे सेकंड कॉल हो, हर कॉल पे अब आपका पहले ड्यू होगा देन रिसीव होगा, क्योंकि आपको पता है ना किससे पैसा लेना है पहले से। ठीक है, तो यहां ड्यू की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब रिसीव में क्या होगा आपका? रिसीव में होगा आपका शेयर, रिसीव की एंट्री ना, यहां पहले पैसा आएगा हमारे पास। अब तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सॉरी फर्स्ट कॉल है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर है यहां पे? इसी तरह से आप फाइनल कॉल में कर लेंगे। कोई दिक्कत है? बस फर्स्ट कॉल की जगह क्या लिख जाएगा? फाइनल कॉल लिख जाएगा। कोई प्रॉब्लम है यहां पे? तो ये था हमारा शेयर इशूड फॉर कैश।